एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। ठीक है, क्या होते हैं ये, होते क्या हैं? देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, गति में होगा, तो क्या क्या होगा? सबसे पहले तो वह कुछ दूरी तय करेगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि वो यहाँ पे था यहीं पे रह गया और मोशन में है। ठीक, कुछ तो दूरी जाएगा मोशन में होगा। तो पहला क्या होता है? डिस्टेंस। दूसरा कुछ वेग होगा उसका, वेलोसिटी। और क्या होगा? एक्सीलरेशन, वेग परिवर्तन की दर। एक्सीलरेशन होगा। और टाइम, दूरी तय करने में टाइम लगेगा। तो ये चार क्वांटिटी होती हैं जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। तो इनके बीच में रिलेशन, इन चारों के बीच में क्या संबंध है, इसे समीकरण के माध्यम से प्रदर्शित करना ही क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन। जो समीकरण किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में इन चारों के बीच के संबंधों को प्रदर्शित करते हैं, वही क्या होते हैं? गति के समीकरण। तो गति के तीन समीकरण हैं। कितने समीकरण हैं गति के? तीन समीकरण। पहला समीकरण क्या होता है? वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? वेग और समय। जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसके वेग और समय के बीच क्या संबंध है, इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? गति के प्रथम समीकरण से। इसे गति का प्रथम समीकरण भी कहा जाता है, लेकिन गति के प्रथम समीकरण का जो नाम है वो क्या है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, क्या होता है? देखो, एक्सीलरेशन का हमने फार्मूला क्या पढ़ा था? v माइनस यू अपॉन टी। ये v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। जब हम फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी को घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है? वेग परिवर्तन। और वेग परिवर्तन को जब हम समय से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? वेग परिवर्तन की दर। और यही क्या होता है? एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब अंतिम वेग। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। t क्या है? टाइम। और a क्या है? एक्सीलरेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये AT इक्वल्स टू v माइनस यू। u को इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा? AT प्लस यू, माइनस था तो प्लस हो गया, इक्वल्स टू v। यही होता है हमारा गति का पहला समीकरण, v इक्वल्स टू यू प्लस AT। ठीक है, देखो, v क्या है? वेलोसिटी है। u क्या है? वेलोसिटी है। एक्सीलरेशन भी वेग परिवर्तन की दर हुआ। t क्या है? टाइम। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? ये देखो, वेलोसिटी, ये टाइम। तो किसमें? वेलोसिटी और टाइम के बीच का ये संबंध दिखा रहा है गति का पहला नियम। ठीक है, आ जाओ, गति के दूसरे नियम पे आते हैं। दूसरा नियम क्या है? पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है? स्थिति। और समय मतलब ऑब्जेक्ट की स्थिति और उसके द्वारा लिए गए समय के बीच का संबंध हमारा दूसरा समीकरण बताता है। क्या होता है ये? S इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर।
हाफ ऑफ AT स्क्वायर। एस क्या हुआ यहाँ पे देखो, यू पता है इनिशियल वेलोसिटी, टी क्या है टाइम, ए क्या है एक्सीलरेशन, एस क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड। ठीक है, तय की गई दूरी या विस्थापन एस होता है। यह हुआ हमारा गति का दूसरा समीकरण। इसमें हम एस क्या हुआ पोजीशन स्थिति, और ये क्या हो गया टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन में जो परिवर्तन आ रहा है समय के साथ, कि पहले कहाँ थी अब कहाँ चली गई, या कितनी दूरी तय की कितने सेकंड में, तो ये सारी चीज़ क्या है पोजीशन टाइम रिलेशन, गति का दूसरा नियम। आइए बात करते हैं गति के तीसरे नियम पे। गति का जो तीसरा नियम होता है वो क्या होता है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन क्या हुई स्थिति, ऑब्जेक्ट की स्थिति क्या है और उसका वेग, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है ये बताता है हमारा गति का तीसरा समीकरण। क्या होता है ये v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमें पता है v स्क्वायर क्या है, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सीलरेशन और s क्या है ट्रेवल्ड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम ये क्या है गति का हमारा तीसरा समीकरण, स्थिति s और वेग v और u के बीच का संबंध, ये वेलोसिटी के बीच का संबंध ये दिखा रहा है। जो हमारा एक दूसरा समीकरण था थोड़ा सा उसके बारे में एक और बात कर लेते हैं। क्या था वो s इक्वल्स टू AT प्लस UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। मतलब कुल दूरी उसने एक पर्टिकुलर समय में कितनी तय की। लेकिन अगर यहीं पे आपसे पूछा जाता है कि nth सेकेंड में तय की गई दूरी, ठीक है nth सेकेंड मतलब एक पर्टिकुलर सेकंड में, यहाँ पे हम कितना कि कुल उसने जितना समय था उसमें 10 मिनट 1 घंटे 10 सेकंड में तय की गई दूरी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि पर्टिकुलर 1 सेकंड में, यह ये 8वां सेकंड तो ये 9वां सेकंड, इस 1 सेकंड में पर्टिकुलर उस सेकंड में इसने कितनी दूरी तय की। क्या हो जाएगा ये SN। SN का मतलब क्या हुआ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, यहाँ पे nth सेकेंड भी लगा देना। क्या हो जाएगा ये U। अब T क्या होगा, पर्टिकुलर 1 सेकेंड की हम बात कर रहे हैं तो T यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 1/2 A 2n-1। उस सिर्फ इस क्षण में तय की गई दूरी, nth सेकेंड में तय की गई दूरी SN लिख देते हैं, इसको भी मेंशन किया कर दे रहे हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ये हो गया SN। ये दूसरे समीकरण का ही हिस्सा है, चौथा समीकरण ये नहीं है गति का, दूसरे समीकरण का ये एक हिस्सा है। पहला समीकरण क्या था V इक्वल्स टू U प्लस AT। दूसरा समीकरण क्या था S इक्वल्स टू
ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। दूसरे समीकरण का ही एक हिस्सा क्या था, nth सेकेंड में तय की गई दूरी क्या हो गई, u प्लस 1/2 a 2n-1। गति का जो तीसरा समीकरण था वो क्या था, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कुल मिला के हमें 3 गति के ये समीकरण मिलते हैं। यहाँ पे जितने भी टर्म्स यूज किए गए हैं उनका एब्रीविएशन यहाँ पे दिया गया है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो, ये तो गति का समीकरण था। इसके बारे में बात हुई जब हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में है। कैसा मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, एक सतह पे, एक समतल पे वो मोशन कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर हमारा ऑब्जेक्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन में है, मतलब वर्टिकल मोशन में है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, क्या है, वर्टिकल मोशन में है। वर्टिकल मोशन में क्या हो जाएगा, वर्टिकल मोशन में हम यहाँ पे जो s था, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल मोशन में क्या होता है, आप जब ऐसे मापते हो, मीजर करते हो तो दूरी इसे बोलते हो, लेकिन जब आप ऐसे मापते हो तो इसको क्या बोलते हो, हाइट, ऊंचाई। इसको लंबाई नहीं बोला जाता। किसी भी व्यक्ति की लंबाई नहीं होती है, वर्टिकल मापा जाता है। जैसे मेरी हाइट होगी, मेरी लेंथ नहीं होगी, क्या होगी, ये हाइट है जो भी है, ओके। तो जब हम वर्टिकल मीजर करते हैं तो उसकी हाइट होती है, जब हम हॉरिजॉन्टल मीजर करते हैं तो क्या होती है, उसकी लेंथ होती है या डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे जो हमारा s है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, h में। h क्या है, हाइट, ठीक है। दूसरा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कब लगता है, जब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे या रेस्ट में ऑब्जेक्ट पे कोई बाह्य बल लगाया जाता है। बिना बाह्य बल लगाए आप उसे एक्सीलरेट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे जो बल लगता है वो ग्रेविटी के कारण लगता है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, क्या बोला जाता है इसको, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। जो ये एक्सीलरेशन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण में, जब कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन में है। क्लियर। अर्थ का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, जितने भी अंतरिक्ष में पिंड हैं, कोई भी ग्रह, उपग्रह, सूर्य, चंद्रमा, तारे, जो कुछ भी हैं, सब अपने तरफ ऑब्जेक्ट को आकर्षित करते हैं, किसी भी चीज़ों को। तो जो आकर्षित करने का बल है उसको क्या बोला जाता है, गुरुत्वीय बल। और उसका जो दर है, जब ऑब्जेक्ट पास में आएगा तो उनका बल ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा तेज़ी से खींच पाएंगे, जब वो दूर है तो कम बल लगेगा। तो वो जो पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम में जो बल लगता है, त्वरण होता है, स्पीड होती है, वही होता है इसका त्वरण। तो धरती का जो सतह है ये अगर अर्थ की सरफेस हो गई तो सरफेस पे जो त्वरण लगता है जी होता है वो 9.8। अब त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ की सरफेस पे गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो a है ये आपका फिक्स हो गया। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे मूव कर रहा है तो इस इक्वेशन के माध्यम से ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि g तो आपको पता है, a कन्वर्ट हो जाएगा g में, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें और याद रखना। जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर जा रहा है, और अर्थ उसे अपनी ओर आकर्षित करेगी,
तो वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जी हो जाएगा निगेटिव, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा निगेटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो हम जी का जो 9.8 मान है तो उसको ऋणात्मक माइनस के साथ लिखेंगे, और जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो हम जी की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे, 9.8 रखेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका ऊपर से नीचे, ये मार्कर है, इसको यहाँ पे अभी स्थित है, इसको अगर नीचे छोड़ा जाएगा तो अभी ये क्या है, स्थिर है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर छोड़ा जाता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है 0, और जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो हमने क्या किया कि फोर्स लगा के नीचे से ऊपर तो फेंक दिया, लेकिन अर्थ उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही है ग्रेविटी के कारण, तो कुछ दूरी पे जाके दोनों इक्वल हो जाएंगे, ग्रेविटी और हमारा फोर्स। ग्रेविटी के कारण हमारा फोर्स जो अप्लाई किया गया था वो ख़त्म हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट एक निश्चित हाइट पे पहुंच के रुक जाएगा और फिर उसके बाद नीचे आना शुरू कर देगा। तो ये जो होता है फाइनल, मतलब ये क्या हुआ, हमारा फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, अंतिम दूरी पर पहुंच, अंतिम बिंदु पर जो वेग होता है वो क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। दो चीज़ें, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, और जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की ओर फेंका गया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0। अब कोई ऑब्जेक्ट जब नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो अपनी अधिकतम ऊंचाई तक जाने के बाद फिर वो नीचे आना शुरू करेगा, तो अधिकतम ऊंचाई इस प्रारंभिक बिंदु से, ये एक पॉइंट ले लो A, ये ले लो B, ये क्या हुआ हमारा इनिशियल पॉइंट है जहाँ से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया, ये क्या हुआ B, जो अधिकतम ऊंचाई तक ये गया। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना समय लगेगा ठीक उतना ही समय यहाँ से यहाँ तक आने में भी लगेगा। ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद तो फिर नीचे आएगा, अगर उसे स्केप वेलोसिटी से नहीं फेंक दिया गया है तो। स्केप वेलोसिटी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है। तो नीचे से ऊपर जाएगा और ऊपर से फिर नीचे आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा था वही टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में भी लगेगा। क्लियर हुई ये चीज़ें? अब देखो, इन सब चीज़ों का कई जगह पे यूज होता है। ठीक है। सपोज करो कि आपसे किसी बिल्डिंग की ऊंचाई मापनी हो, तो तरीका है, ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है, तो तरीका क्या है, या तो आप इंची टेप ले लो, मेजर कर लो, बहुत ज़्यादा है। दूसरा तरीका क्या है, आप स्टॉप वॉच लगाओ, कोई सा भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फेंको, टाइम नोट करो कि नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगा, यहाँ पे पुट कर लो। u आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। t आपको मिल गया, आपने t कैलकुलेट कर लिया, कितने समय में नीचे पहुंचा। a क्या है, ये g है, गुरुत्व बल, गुरुत्वीय त्वरण 9.8, ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये पॉजिटिव में रहेगा। बस सारी वैल्यू पुट करो, आपको बिल्डिंग की हाइट मिल गई। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इस तरीके से ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की जा सकती हैं। अब एक बात और, अगर आपके हाथ में, एक हाथ में चिड़िया का एक पंख है, दूसरे हाथ में कॉइन है, जब आप उसे एक समान दूरी से, समान ऊंचाई से छोड़ते हो, क्या होता है, कॉइन आपका ग्राउंड पे पहले टच होता है और जो फीदर है वो बाद में टच होगा। क्यों? जबकि देखो आपका टाइम दोनों बराबर है, एक ही साथ आपने छोड़ा, हाइट दोनों की सेम है, एक्सीलरेशन
जो गुरुत्वीय त्वरण है जी वो तो फिक्स है, वो तो बदलेगा नहीं, फिर क्यों लगा? आपका आंसर होगा मास, द्रव्यमान की वजह से। क्या इक्वेशन में कहीं पे है मास? क्या इनमें से किसी भी चीज़ को मास इफेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो मास मैटर नहीं करता। न तो उसका आकार मैटर करता, न ही उसका वजन मैटर करता। ठीक है, फिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो कॉइन है उसका सरफेस एरिया कम है और फीदर का सरफेस एरिया ज़्यादा है, और हमारे इन्वायरमेंट में क्या है? एयर है। तो जब हम नीचे दोनों को छोड़ते हैं तो एयर दोनों के ऊपर फोर्स लगाती है। पंख का जो सरफेस एरिया है ज़्यादा है तो उस पर ज़्यादा जोर लगेगा हवा का, इस पर कम लगेगा। तो पंख इसलिए ज़्यादा टाइम में पहुंचता है और कॉइन कम टाइम में पहुंचता है। यहीं पे मरकरी का वजन क्या होता है? काफ़ी कम होता है। एक हाथ में आप मरकरी का इतना बड़ा गोला ले लो, दूसरे हाथ में रुई का एक गोला ले लो, रुई का मतलब एक प्लास्टिक की बॉल ले लो, दोनों का सेम साइज होना चाहिए। दोनों को आप एक साथ बराबर हाइट से छोड़ोगे, साइज दोनों का सेम होना चाहिए, साइज और शेप। वजन डिफरेंट हो सकता है, डजंट मैटर। ठीक है, आप दोनों को एक साथ छोड़ोगे तो दोनों एक साथ ज़मीन पे पहुंचेंगे, क्योंकि दोनों पे जो एयर का प्रेशर था इक्वल था, सरफेस एरिया इक्वल होने की वजह से। ठीक है, तो मास मैटर नहीं करता। जब आप हाइट से किसी चीज़ को नीचे फेंकते हो तो कितना टाइम लगेगा नीचे पहुंचने में, उसका शेप मैटर करता है। और शेप भी मैटर नहीं करता, एक्चुअल में जो एयर का प्रेशर होता है वो मैटर करता है। अगर हम कॉइन को, एक छोटे कॉइन को और एक चिड़िया के पंख को, फीदर को एक साथ निर्वात में, वैक्यूम में रखें जहाँ पे बिल्कुल एयर नहीं है, कंप्लीट वैक्यूम है, और उस कंप्लीट वैक्यूम में एक बराबर हाइट से अगर हम छोड़ेंगे तो दोनों एग्जैक्ट टाइम में ज़मीन पे पहुँचेंगे, क्योंकि दोनों पे ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन इक्वल लग रहा है और वहाँ पे एयर का प्रेशर नहीं है, तो उनका शेप एंड साइज डजेंट मैटर, वेट डजेंट मैटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। कल की क्लास में हमने बात किया था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में भी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन क्या होता है? ये आपका इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस तय करता है। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक्सीलरेशन नहीं किया गया, न तो बढ़ाया गया न तो घटाया गया। इसका मतलब जो वेलोसिटी थी वो भी कांस्टेंट थी, एक्सीलरेशन जीरो एक्सीलरेशन पूरे इस डिस्टेंस में। वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट थी तो एक्सीलरेशन जीरो। मतलब वेलोसिटी को आप बिना एक्सीलरेशन को चेंज किए आप वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको वेलोसिटी बढ़ाना है तो आपको एक्सीलरेट करना पड़ेगा, अगर आपको वेलोसिटी घटानी है तो आपको रिटार्डेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और जब भी आप एक्सीलरेशन बढ़ाओगे तो वेग बढ़ेगा, एक्सीलरेशन को घटाओगे तो वेग घटेगा। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन जीरो होता है। तो अगर आपको कभी एक क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सी गति एक्सीलरेटेड गति है, त्वरण गति है, क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इक्वल टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, तो वहाँ पे वेलोसिटी बढ़ती या घटती रहती है। यहाँ पे कम दूरी तय किया बराबर समय में, फिर उतने ही समय में यहाँ पे ज़्यादा दूरी, फिर उतने ही समय में कुछ और दूरी, मतलब हर बार डिफरेंट, लेकिन टाइम स्लॉट इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, असमान गति होती है, वो कैसी होती है? त्वरणीय गति। और जो यूनिफॉर्म मोशन होता है, समान गति, वो अत्वरणीय गति होती है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। थैंक यू क्लास।